अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ गए और कल ओथ सेरेमनी भी है प्राइम मिनिस्टर की आपके यहाँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से लिया जाएगा इलेक्शन रिजल्ट्स को? बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप भी देख पाएंगी, किसी भी कंट्री के अगर सेम प्राइम मिनिस्टर अगर वो कंटिन्यू करते हैं एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पॉलिसीज और डायरेक्शंस में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है, चेंजेस आते हैं एज पर सिचुएशन। फिर भी अगर कंट्री स्पेसिफिक बात करी जाए, मुझे नहीं लगता कि हमारा किसी भी कंट्री के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिससे कि गवर्नमेंट बदलने से कोई और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी। फिर भी अगर दो कंट्रीज की बात करें, क्योंकि वो ज्यादा अफेक्टेड हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान एंड मिर्जू साहब जो हमारे हैं, जिनको हम एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो हमारे एनिमी हैं वगैरह वगैरह, हमने उनको भी इनवाइट किया है। हमारे यहाँ ये भी डिस्कशन हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबाद नहीं भेजी है। दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीधी सीधी बात इसको ये भी कहा जाता है कि अकेला एक प्राइम मिनिस्टर कैसे रह जाए, और वो भी हमारा पाकिस्तान जैसा। फिर भी अगर रियल टर्म्स में बात करी जाए तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट और इंडिया को ये एक नया मौका मिलेगा कि वो शायद पाकिस्तान के साथ भी किसी तरह की बातचीत कर पाए, एक नया स्टार्ट कर पाए। मे बी मैं कहता हूं हर उस डिफरेंस को शायद हम साइड में रखकर, भूलेंगे नहीं, साइड में रखकर आगे बढ़ा जाए, जो कि मुझे लगता है एक तरीके से आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी एक तरीके का हिंट या ऑफर दी है कि चीजें ठीक होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ा पाकिस्तान को जो दिखेगा कि कहीं पीओके से रिलेटेड इंडिया कहीं कुछ ज्यादा ना कर ले, मुझे नहीं लगता कि वो इमीडिएटली कहीं कुछ ऐसा नजर आता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब नई बनाता है, स्पेशली इस बार जब बीजेपी नई गवर्नमेंट आएगी, उसको बड़ी जिम्मेदारियां इंटरनली भी निभानी है। इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत हैं, उसको अपनी स्टैंडिंग को बढ़ाना है, जो एक तरीके से पब्लिक ने एक इंडिकेशन दिया है कि यू बेटर वेक अप, एक वेकअप कॉल जरूर दी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी हमें काम करना है। भारतीय जनता ने क्लैरिटी से दिखाया है कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से, पाकिस्तान आने से, चाइना आने से हम अफेक्टेड नहीं है। हमें अपनी रोजाना की रोजी रोटी का देखना है, एम्प्लॉयमेंट का देखना है, हमारे जो इंटरनल मुद्दे हैं स्टेट टू स्टेट, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों काम नहीं कर रही। आई थिंक मेरे जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, दे आर इन अ विन विन सिचुएशन। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब चाइना में हैं और उनका 5 डेज विजिट है चाइना का, 1-2 दिन में शायद वापस भी आने वाले हैं। और हो सकता है कि चाइना में इंटरनेट नहीं चलता, आपको पता है, तो उनको कुछ पता ही ना लगा हो कि मोदी जी जीत गए, या हो सकता है कि चाइना में होने की वजह से वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। यकीनन वापस आएंगे तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन सी पैक 2 पे बात करने गए, आपको लगता है कि सी पैक 2 बन पाएगा? सबसे पहले मैं आपका वो पॉइंट ले लूं, इंटरनेट चलता हो या ना चलता हो, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने प्राइम मिनिस्टर को ना दे। बहुत गलत हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान के पास 100 तरीके हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन, एंड शहबाज शरीफ को कोई जरूरत नहीं है कि वो इंटरनेट खोलें और उससे पता करें कि क्या प्राइम मिनिस्टर जीते हैं या नहीं जीते उनके हिसाब से। जहां तक बात आ रही है चाइना विजिट, आई एम श्योर कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स काफी सारे आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, न केवल सीपैक से रिलेटेड, अदरवाइज ऑल्सो 10 चीजें हैं आपके चाइना के साथ जो डिफरेंसेस भी हैं उनको भी थ्रेश आउट करना है। इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ वो उस तरह की नहीं दे रहा,
इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशंस हैं वो अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग है। एंड अबव ऑल पाकिस्तान को एक चाइना जैसा सपोर्ट चाहिए कि वो अपनी किसी तरह से वर्ल्ड की स्टैंडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए। एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा कि सिर्फ सीपैक रिलेटेड बात हो, क्योंकि सीपैक इज ओनली वन ऑफ द टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स आर मच डिफरेंट। स्ट्रैटेजिक गेम्स जो पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्री से देखेगा वो अपने आप में फिनोमिनल होने चाहिए। अगर आप सिर्फ सीपैक को रिलेटेड चाइना की विजिट कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ही छोटी सोच के साथ वो गए होंगे, अगर वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ उसके लिए जाना है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां दो कंट्रीज बड़े डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही टॉप लीडर्स मिल रहे हैं। फिर वो नुक्कड़ वाली बातें कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इस विजिट के दौरान किसी भी तरह का एंटी इंडिया स्टैंड दोनों की तरफ से आएगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरी सोच है। क्योंकि अगर जियोपॉलिटिक्स को भी देखें तो ये इस समय सूट नहीं करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट एजेंडा इस समय होना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि एक प्राइम मिनिस्टर जब जा रहा है तो सोच समझ के जा रहा है, एजेंडा लेकर जा रहा है, और वो एजेंडा होना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी इमेज सुधार पाए, डेवलपमेंट की तरफ कुछ कर पाए। और अगर चाइना रियल फ्रेंड बन रहा है, दिख रहा है, आप लोगों को लग रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस में आपके साथ खड़ा होकर आपको अपने पैरों पर खड़े होने की वो ताकत दे पाए, जिससे कि वो बैसाखी जो अगर हम ढूंढ रहे हैं चाइना में, वो लगाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सर, नई गवर्नमेंट जो है उसके लिए आपके ख्याल से जो बॉर्डर पे जो टेंशन रहती है, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो या कुछ भी, उस पे कितना फोकस होगा या कितना फोकस होना चाहिए आपके ख्याल से? मुझे लगता है इस टर्म में बीजेपी गवर्नमेंट को एलओसी स्पेशली विद पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लीव इट टू द एक्सपर्ट, लीव इट टू द आर्मी, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट इस काम पर लग गई तो बाकी सारे काम थोड़े पीछे हट जाएंगे। एलएसी एलओसी पर चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक फ्री आर्मी, एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी, एक एग्रेसिव डिफेंस वाली आर्मी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होता है एक गवर्नमेंट के लिए वो करना। अगर उस गवर्नमेंट को अपनी फौज पर फेथ है तभी वो बाकी चीजों में कंसंट्रेट कर पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, पावर डेवलपमेंट करना है, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं, इंटरनेशनल फोकस आपको लेना है। आपको टू द एक्सटेंट मैं ये भी कहूंगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जिस जगह आप एम कर रहे हैं आपको उसे वहां ले जाना है। आपके इंटरनल चैलेंजेस जो अभी अभी उभरे हैं, लोगों के साथ जो छोटा मोटा एक इंडिकेशन क्लैरिटी के साथ मिला है कि यस पीपल आर डिससेटिस्फाइड ऑल्सो। आपको ये सारी चीजें कंसंट्रेट जब ही कर पाएंगे अगर आपका ध्यान एलएसी और एलओसी पर नहीं होगा। एलएसी और एलओसी की सिर्फ एक डिमांड होती है, एज अ आर्मी मैन मैं आपको बताऊं कि हमें वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दीजिए कि हम अपने आप को मूव कर पाए, अपनी सप्लाईज को मूव कर पाए, फास्टर मूवमेंट कर पाए। जो एरियाज जो हैं हमारे वो डोमिनेटिंग हो, वो इक्विपमेंट जो हमें जरूरत है, एडवांस्ड इक्विपमेंट, उसको हम खरीद पाए। और ये सिर्फ जब पॉसिबल है जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देगी। सो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट का इस बार उतना फोकस होगा और नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सिवाय कि यस पॉलिटिकल एम्बिशंस या पॉलिटिकल अपहीवल्स, एक पॉलिटिकल बवंडर लाने के लिए आप पीओके का टॉपिक कभी भी ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर चाबहार पोर्ट जो है उसके ऊपर भी जो है काम शुरू हुआ था और कहा गया था कि बनेगी, और अभी मतलब चल रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस की बात भी की गई। ये चीज आप समझते हैं कि थोड़ा सा टफ होगा इस बार बीजेपी गवर्नमेंट को कि इसको किस तरह से मैनेज करें, अमेरिका को स्पेशली? अगर अगर आप चाबार पोर्ट से रिलेटेड दो तीन चीजें क्लैरिटी से देख पाएंगी, एज फार एज ईरान और इंडिया इज कंसर्न, चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट साइन हो चुका है।
10 साल हम्म, आप ये काम जरूर जी। करेंगे। मुझे लगता है कि अगर इंडिया वहां जाकर इस तरह का चाबहार पोर्ट से रिलेटेड कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करता है तो उसने उसके प्रोज और कॉन्स जरूर देखे होंगे, वजन जरूर किया होगा, क्या मिलेगा और क्या गंवाया जाएगा। मुझे यह भी लगता है कि हमने कहीं ना कहीं यूएसए को डिप्लोमेटिकली टैकल किया होगा, सेटिस्फाई किया होगा कि हमारा चाबहार पोर्ट से रिलेशन न केवल एक इकोनॉमिक गेन है, एक ट्रेड है, एक ट्रेड ऑफ है, वगैरह वगैरह, एंड इट इज नॉट एंटी यूएसए। बट फिर भी क्योंकि यूएसए ईरान के एंटी चलता है और उसने ये बात कही है कि बड़ी क्लैरिटी से कही गई है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स ने बड़ी अच्छे से बताया है कि इफ इंडिया टेक्स एनी स्टेप्स इट वुड डेफिनेटली नो कि व्हाट इज इन देयर इंटरेस्ट। उसने ये नहीं कहा कि इट इज एंटी यूएस। वेरी सिंपल। यस, यूएस की पॉलिसी है कि, और इस तरह की पॉलिसी की वजह से कोई कंट्री, मुझे नहीं लगता स्पेशली हमारे जैसा कंट्री पाकिस्तान जैसा रोल अदा करेगा कि सिर्फ यूएस को प्लीज करना है इसलिए हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है आज की तारीख में आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये वो पाकिस्तान है जो हाथों हाथ यूएस अपने गोद में पाल रहा था, और आज वही पाकिस्तान चाइना की तरफ है जो उसका सॉर्न एनिमी है। कस्में खाई जा सकती हैं इस बात के ऊपर, यस, कि दे बोथ आर एनिमी। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन इसमें जरूर लिया होगा, क्योंकि अगर मैं यूएस के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं, ये अकेला पोर्ट है उनके पास और उस पोर्ट को हम चला रहे हैं। और अगर हम यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि स्ट्रैटेजिकली, इंटेलिजेंटली, इवन फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या उस पोर्ट पर आ रहा है, जा रहा है, उस पर आपकी नजर है। देयर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग टू हैपन एट दैट पोर्ट। ये यूएस के भी फेवर में है, बट फिर भी दिखाने के लिए यूएस जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करेगा। और हमें लगता है कि हमें अब उतनी ज्यादा चिंता नहीं है सैंक्शन से रिलेटेड, बिकॉज हम एक इकोनॉमिक ड्राइव में किसी एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं। उस वजह से हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम सैंक्शंस को अगर लगते हैं, हालांकि मेरा अपना विचार है कि सैंक्शंस नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने ये बात यूएस के साथ थ्रेश आउट जरूर करी हुई होगी कि इसके क्या इंप्लीकेशन है। बट अगर फिर भी लगते हैं तो यस, आज हम एक उस पोजीशन पर हैं कि शायद हम रूस के ऑयल जैसा सैंक्शंस का जो थ्रेट था हम उसे ओवरकम कर पाए। और अगर किसी भी वजह से किसी को लगता है कि फाइनली सैंक्शन लगेंगे तो शायद आज हम उसे फेस कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, उसको उससे लड़ पाए। सर, पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहती है और कई टाइम तो ऐसे होती है कि कोई खास बात नहीं है फिर भी हम एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं, इसमें यूएस का फायदा है। और वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि दोनों कंट्रीज में टेंशन बनी रहे ताकि उसके हथियार भी सेल होते रहें और ये रीजन जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहे, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान भारत। आपको लगता है ऐसा कुछ है? इसमें काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर एनालाइज किए जाए, क्योंकि एनालिसिस करते समय हमें हिस्ट्री को जरूर देखना चाहिए। हिस्टोरिकली अगर यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, बताने के लिए वो सपोर्ट जरूर कर रहा था कि एंटी तालिबान है, कि भाई अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन अफगानिस्तान में यूएस था, रशिया था, इस वजह से वो सपोर्ट करता। तो अगर पूरी दुनिया में, चाहे वो आप इजराइल वॉर में ले लीजिए, चाहे ईरान के साथ ले लीजिए, चाहे यूक्रेन वॉर ले लीजिए, यूएस का इंटरेस्ट ये हमेशा होता है कि उसके एनिमी के साथ उसकी तरफ से कोई और लड़े। उसके तीन फायदे हैं। एक तो डायरेक्ट, क्योंकि यूएस सिटीजन आज अपने सैनिकों को मरता हुआ नहीं देख सकते, ये उनकी पॉलिसी बनती चली जा रही कि हम अपने सैनिक दूसरे के घर में जाकर लड़ाई कर कर हम क्यों गवाएं। अच्छी पॉलिसी है, होना भी चाहिए। साथ ही साथ उसमें यह भी देखना है कि उसका जो सॉर्न एनिमी है रशिया यूक्रेन में, अगर रशिया उसका नंबर 1 एनिमी है तो वो यूक्रेन को जरूर इस्तेमाल करेगा।
अपने इंटरेस्ट के लिए, दूसरा दूसरे दुश्मन देश को एंगेज रखने के लिए भी वो उसको जरूर करेगा, एंड तीसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आर्म्स लॉबी अपने आप में बहुत बुरी तरह से गेन करती है। अगर आप देखें यूक्रेन वॉर में जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी यूरोप की और स्पेशली यूएस की, उनके शेयर्स 37 से लेकर 42% का उछाल उसी समय आ गया। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दूसरे की लड़ाई में डेफिनेटली बिल्ली जो है वो दोनों तरफ से रोटी खा लेती। तो सर ये जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के कंट्रीज में बैठकर, क्या इनको ये बातें समझ नहीं आ रही जो मैं और आप कर रहे हैं या और कई बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स पे करते हैं? ये बेवकूफ़ी क्यों करते चले जा रहे हैं कि आपस में जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, टॉलरेंस लेवल कम हो गया है? आपकी और मेरी कंट्री, अगर आपको याद हो, मैं काफी टाइम से एक बहुत बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल करता हूं, लेकिन गलत शब्द इस्तेमाल करते ही हमें जल्दी समझ आता है, क्योंकि आपके और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि मंद बुद्धि वाला गधा होता है, उसका दिमाग कम होता है, जबकि वो बोझ ज्यादा लेता है घोड़े के मुकाबले। यूएस पाकिस्तान और इंडिया को बहुत समय से गधा बना रहा और गधा बनाता चला जा रहा, बेवकूफ बनाता चला जा रहा। लेकिन प्रॉब्लम जो आपने बोली कि आपकी और मेरी कंट्री को क्यों नहीं है समझ आता, मैं आपको बताता हूं आपकी और मेरी कंट्री को इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि अगर आज मैं आपके टीवी चैनल पर यह बोल दूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यहां कहर, यहां झगड़ा हो जाएगा। ये कर्नल साहब वो कैसा आर्मी का जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, अगर आरजू काजमी बोल देगी तो आपके यहाँ हो जाए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग सुनना वो चाहते हैं, मैं जोर से चिल्ला कर कहूं आरजू काजमी पाकिस्तानी है और ये है, और लोगों को पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ऐसा हमारे बर्थ से अब तक ये क्रिएट किया गया है कि वी आर एब्सोल्यूट एनिमीज। अगर मैं जानना चाहता हूं वी आर एब्सोल्यूट एनिमीज, तो हमारे बीच में वीजा क्यों लगा हुआ है, क्यों लोग आ जा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। क्यों नहीं कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, टोटल ब्लैकआउट होना चाहिए जब आप और मैं एनिमीज हैं। क्यों हमारे बीच में छोटा मोटा ट्रेड अभी भी हो रहा है, क्यों हमारे बीच में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, क्यों हमारे बीच में नवाज शरीफ ने यह बोल दिया कि हमने 99 के समझौते को तोड़ा, हम गलत थे। ये एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि हर एक कोई रियलाइज जरूर कर रहा है कि यस हम गलत चल रहे हैं। आज 85 यूट्यूबर्स आपके यहां पर भी हैं और हमारे यहां पर भी हैं जो ये कहने को तैयार हैं कि पाकिस्तान की आवाम खराब नहीं है, हमारी आपसे कोई एनिमिटी नहीं है। अगर आज मेरी नजरों से पाकिस्तान को की आरजू काजमी को देखूं तो मेरे अंदर नफरत होनी चाहिए, लेकिन आज आपको बोल सकता हूं कि हेयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमारी अपनी बेटी इतनी सुंदर पाकिस्तान में ये वाला प्रोग्राम कर रही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस बेवकूफी को कब तक निभाते रहोगे। आई थिंक लोगों के बीच में ये चीज आ रही है। पाकिस्तान में भी अगर 10 लोग इंडिया के बारे में बोलते हैं तो वो 2 शायद ऐसे होंगे जो गलत बोल रहे होंगे कि नहीं जी इकोनॉमिकली और वैसे भी इंडिया बड़ा है, वो ये नहीं बोलेंगे। वो नहीं है बोलने वाले कम हो रहे हैं। एवरीबडी रियलाइजेस वेरी रिस्पॉन्सिबली कि यस कि अरे इंडिया बड़ा कंट्री है तो है, अब इसमें झूठ बोल के क्या फायदा। अब ये कोई आपके एक किसी प्रोग्राम में मैं कर रहा था, उन श्रीमान जी का कहना था कि नहीं 71 वॉर में सिर्फ टोटल मिलाकर 21,000 लोग पाकिस्तान के जो थे वो उनको अरेस्ट किया गया था या पीओडब्ल्यू बनाया गया था। मैंने उनसे ये बोला कि बेटा आपने ये कहां पढ़ा, कहीं लिखा हुआ है आप दिखाइए। कहते नहीं आप गूगल कर लीजिए। मैंने कहा वही मैं कहने वाला था, गूगल कर लीजिए, मैं भी बैठा हूं आप भी बैठा हूं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैंने उनको पता है क्या बोला, मैं कहा चलिए 2 सेकंड के लिए आपकी बात मान ली, बहुत फक्र की बात है कि 21,000 सैनिक पकड़े गए थे, उन्होंने सरेंडर किया था। क्यों इस गंदे से टॉपिक को, पाकिस्तान के इस कलंक को आप बोल रहे हो एज अ पाकिस्तान? तब जाकर उसने बड़े अच्छे से डिप्लोमेटिकली नहीं कर्नल साहब बहुत बढ़िया है, ये है वो है, मैं इनके साथ हमेशा से देखता हूं कि रीजनेबल बात है वगैरह वगैरह। मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट दिस, क्योंकि आपके यहां
आर्मी और पॉलिटिशियन इस बात को अलाइव रखना चाहता है। मेरे यहां पर सिर्फ पॉलिटिशियन इस बात को अलाइव रखता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मैं नाम लूंगा तो खराब लगेगा, मैं उस पोस्ट पर रह चुका हूं जहां पर हम और पाकिस्तान के बीच में 3 से 4 मीटर का फर्क है। वो मेरा नेम प्लेट पढ़ लेते थे, मैं उनका नेम प्लेट पढ़ लेता था। हमने आपस में एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई, बात करी। आप मानेंगे नहीं, एक पाकिस्तान का सैनिक बोल रहा है, आदाब अरजय साहब। मैंने कहा नहीं यार, मैं साहब नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो रैंक वैंक नहीं लगाए थे, ऐसा सोच के गया था कि नहीं जी मैं बहुत इंटेलिजेंस वाला बंदा हूं। उसने कहा साहब चाल बाल ढाल से पता चल जाता है कि इंडियन आर्मी का अफसर आ रहा है। और बिल्कुल आपके यहाँ तो इतनी आगे सिर्फ आर्मी अफसर आ सकता है सर, हमारे साहब लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं। क्यों? इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज रियलिटी। मैं इसको क्रिटिसिज्म के तौर पे बोल भी नहीं रहा। पाकिस्तान और हमारे बीच में आप सोचो ना कि एज अ आर्मी मैन हमने पाकिस्तान के सोल्जर्स को दफनाया है। आपके यहाँ के एक कर्नल साहब को जब हमने फोन पर और अपील करी तो उन्होंने आपके यहाँ की पॉलिसी के अगेंस्ट वो सैनिक जो बचे हुए थे डेड बॉडीज को वो लेने आए और लेकर चले गए। अब अगर आप ये इंसिस्ट करें कि नहीं हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं था, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे पॉलिटिकल और आर्मी आपके यहां पर, अरे भाई वो बच्चा जिसको आपने मिसगाइड कर कर इस साइड भेजा, अगर उसकी डेथ हो गई, आपके यहाँ शायद शहीद बोलें या ना बोलें, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है कि देश के लिए अगर किसी ने चाहे गलत ही किया बट वो शहीद हुआ, उस शहीद को उसके फैमिली तक मिलाने की जिम्मेवारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हेट्रेड किस काम का? मैं एक नहीं 100 पाकिस्तानी इसके सामने खड़ा होकर ये बोल सकता हूं कि ये हेट्रेड किसी काम का नहीं है, चाहे वो आपकी तरफ हो चाहे वो मेरी तरफ हो। हेट्रेड इज नॉट द आंसर, जो कि आप यूएस के इंस्टिगेशन पर निभाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी है। जब ये इकोनॉमी को संभाल लेंगे तो शायद ये कुछ अकल करें और दूसरों के डिक्टेशन पे ना चलें। बाकी तो जहां तक दुश्मनी की बात है या लड़ाई झगड़े की बात है, वो चाहे कंट्रीज के बीच में हो या इंडिविजुअल्स के बीच में हो, मैं समझती हूँ एक जगह जाकर इंसान को रुक जाना चाहिए कि कल को आपका वास्ता पड़ सकता है, आपका सामना हो सकता है, तो एक दूसरे से जो है वो आंखें मिलाने के काबिल रहे। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ना कंट्रीज में सोचा जाता है, ना पॉलिटिशियन सोचते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं बैठ के, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि सबसे हमें बड़ी ट्रेड बात, करनी है, दूसरी तरफ हम अजीब अजीब बातें भी कर रहे हैं। जी सबसे बड़ी बात, अगर आप आज चाइना को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं तो उससे सीख लो भाई कि 20-25 साल लड़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करूंगा। अगर किसी वजह से आपके यहां कोई कह दे कि नहीं जी इंडिया हमें आंख दिखाएगा, वो दिखाने दो ना यार, क्या बड़ी बात है? अभी नहीं दिखा रहा, अभी भी आप रो रहे हो कई लोग। आप अपनी इकोनॉमी पर जिस दिन काबू पा गए, आप देखना आप उससे टेररिज्म पर भी काबू पा लोगे, आप उससे वर्ल्ड फोरम्स में काबू पा लोगे। आज आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप यूएन के मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप आपको दी गई है। कुछ ऐसा करो कि इन सब चीजों का फायदा हो। हमने G20 का फंक्शन अपने यहाँ किया, लोगों को पसंद आया नहीं आया, पाकिस्तान बोलता रहा कि नहीं जी श्रीनगर में नहीं करना चाहिए। हमने अपनी टूरिज्म को बढ़ावा दिया और आज आप देख रहे हैं, इसको सच्चाई से देखिएगा, क्रिटिसिज्म मत देखिएगा कि पीओके में कितना टूरिज्म है, कितनी डेवलपमेंट है वर्सेस श्रीनगर में कितनी। देयर जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि हमने ये रिस्क लिया कि शायद आप या चाइना बोलता भी रहे कि नहीं जी आपको श्रीनगर में करने का, हमने तो कर लिया। आप बोलते रहे कि नहीं जी उसमें काफी लोगों ने बायकॉट किया, 4 कंट्रीज ने बायकॉट कर भी दिया, तो हमें क्या फर्क पड़ गया? हम वर्ल्ड मैप पर तो रहे। हमारा ट्यूलिप गार्डन जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा 4 दिन में टूरिस्ट को लेता है। हमारा फायदा हुआ ना, लोकल लोगों का फायदा हुआ। वो जो होटल्स थे 8,000 वाले, वो 40,000 पर पहुंच गए। ये इसको बोलते हैं एक तरीके का रिस्क। और मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो रिस्क लेना पड़ेगा कि लड़ाई और दुश्मनी आप 30 साल बाद भी निभा लेंगे, अगर आपके दिल में अगर ऐसा है।
मुझे लगता बिल्कुल। है कि आपको चाइना से सीख ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लड़कर मैं सिर्फ आपके ऊपर काबू पा लूंगा, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लूंगा। भाई साहब, मेरा भी लॉस होने वाला है। लड़ाइयां अब वो वाली नहीं रही कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री, आप रूस जैसी कंट्री देखो, वो छोटे से प्यादे यूक्रेन के साथ लड़ाई जा रही है, लड़ाई जा रही है, खत्म ही नहीं हो रहा। अगर आपको याद हो, पहले 1 महीने में ही आ गया था कि यूक्रेन 90% डिस्ट्रॉयड, 90% 1 महीने बिल्कुल। में डिस्ट्रॉयड, 10% बचा हुआ 2 साल हो गए, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ऐसा ऐसा इवन हमास के रिलेटेड इजराइल जैसी कंट्री ने बोला हम तो 1 सेकंड में सब कुछ कर जी। देंगे, यूएस का सपोर्ट है, ये है वो है। हाँ। क्या कर लिया आपने? मैं मानता हूं बदला ले लिया बिल्कुल। आपने शायद, लेकिन बदले में अभी भी आप सिनवर को तो नहीं मार पाए, जिसको आप बोलते हो कि मास्टरमाइंड है। क्या काबिलियत है उस आदमी की। देखिए, कंट्रीज हैव टू बी वेरी क्लियर कि चाहते क्या हो। इजराइल अफोर्ड कर सकता है कि यस हम लड़ाई करते रहें, रशिया अफोर्ड कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मजबूरी आने पर मैं आपके ऊपर अटैक कर सकता हूं, आप मेरे ऊपर कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसकी बहुत बड़ी बिल्कुल प्राइस ऐसे। हमको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही सर, और हमें यकीनन इस चीज को सोच समझ के करना चाहिए, और ये ज्यादा बेहतर है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे को टॉलरेट करके आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मुझे सो मच। जाते जाते ये जरूर, क्योंकि आपका टॉपिक ये था, 1 सेकंड के लिए, कि जी 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 अगर जरूर। एक इंडिया में एक नई गवर्नमेंट आई है, ये चांस दोनों कंट्रीज को दिया जा रहा है कि एक नई शुरुआत किसी तरह कर लो। हो सकता है थोड़ी आंखें झुकाकर करना पड़े या आंखें फाड़ कर करना पड़े। दीज आर नॉट द मैटर्स जो कि मैटर करेंगे। ये वो इश्यूज नहीं है जिसके ऊपर सारा काम होगा। मुझे लगता है आज भारत के पास भी एक मौका है कि इस बार हम एक वो काम करें कि इस लड़ाई से रिलेटेड हमारे तैयारी पर जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाए। ये दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि इन 5 सालों में दोनों कंट्रीज एक दूसरे का एटलीस्ट ट्रस्ट इस बात पर बढ़ा लें कि नो अटैक पॉलिसी अपने बिल्कुल। आप में कैन बी अ वेरी 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 बिग बिगिनिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने कह दिया जय हिंद, आप कोई मुझे डांटे या कुछ भी कहे। थैंक यू। देखिए, इट डजंट मैटर। हिंदुस्तानियों के लिए जय हिंद हो 10 हो, पाकिस्तानियों के लिए आपने कहा, मैं कह रहा हूं 100 बार आपका पाकिस्तान मुबारक। आपको पाकिस्तान की 10 बार जय नहीं, थैंक यू 100 सर। बार जय हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।